हेलो बच्चों, बायोम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी। मेरा नाम है यश। मैं अभी एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं। नीट 2024 में मैंने अटेम्प्ट किया था, अपना पहला अटेम्प्ट, जिसमें मैंने 655 अंक प्राप्त किए थे। और उसके बाद से उसके पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है, 2-2.5 साल मैंने पढ़ाया हुआ है नीट के बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। उसमें पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका थोड़ा सा फॉन्ट इधर उधर हो रखा है आज, तो उसमें मैं ब्लैक बोर्ड में आपको ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, है ना। नीट की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारा मिशन हमारे सामने है, ऑल इंडिया रैंक इन नीट। नीट में रैंक लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? मैं आपको कितना आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, मैं 20% आपकी मदद कर सकता हूँ, 80% आपने मेहनत खुद ही करनी है ना। तो 80% आपने खुद से करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। हर दिन उठ के आपको बैठना पड़ेगा और हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान देना पड़ेगा। जो वीक है, जहाँ पर को आपको मुश्किलात आ रहे हैं, वहाँ पर को आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, वहीं पे को जब आप एफर्ट डालोगे तो वहीं से सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। एटम क्या होता है वो भी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो भी बताऊंगा, मॉलिक्यूल क्या होता है वो भी बताऊंगा, और एकदम कॉम्प्लेक्स तक भी ले जाएंगे। जेई मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और ग्रोथ कर्व, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसा, ये जो ग्रोथ कर्व होता है ये कुछ ऐसा होता है। इस तरफ अगर मैं ग्रोथ लिख दूं और इस तरफ टाइम लिख दूं, तो शुरू में ना आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। अगर आप यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे तो शुरू में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आपकी ना ग्रोथ की रेट भी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? अब आपके थोड़े से टाइम पे जो ग्रोथ होगी ना, जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, तो वो बहुत अलग होगी। तो ये इस चीज़ पे ध्यान देना, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए शुरू से। अभी बैच शुरू ही हो रहा है, नया नया समय है। नीट 2027 आपका टारगेट है ना। फिर से आते हैं स्लाइड्स पे। देखिए, अगर आप आज से 361 दिन है, कल ही मैंने गूगल किया था कि नीट 2027 में कितने दिन है। अगर इसी टाइम पे होता है जिस टाइम पे हमेशा होता है, तो कल आया था 361 दिन, तो आज होंगे 360 दिन। 360 दिन अगर आप कोई एफर्ट नहीं करते तो जैसे आज हम वैसे ही रहेंगे, है ना। कितने गुना बढ़े आप? सेम टू सेम उतना ही रहा जी। तो अगर आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो कितना चेंज होगा? अगर आप 1% एफर्ट डेली डालते हैं, सिर्फ 1% आपने मेहनत करनी है, तो आप 365 दिन में 27 गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। आप अपने से 27 गुना ज़्यादा अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितने अच्छे होंगे, है ना। रिजल्ट वही है कि मेहनत हमेशा टैलेंट को हराती है। आप लोग मानो ना मानो, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ड्रॉपर बैच हो, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने मेहनत करी थी लेकिन एक बच्चा था जो कम पढ़ता था मुझसे, पर उसका निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत ज़्यादा करते तो आप ही का सिलेक्शन होता। आप AIR 1 भी ला सकते हो, 2 भी ला सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैथ्स नहीं है, आसान काम है। चलिए, अब केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा, जिसमें से ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है ना। उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर, ये भी आपको पता होगा। इनऑर्गेनिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं और कार्बन के अलावा बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और एटम के बारे में बेसिक्स पढ़ोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये सारे, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है केमिस्ट्री की, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा ठीक लगती है वो यही है कि साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। कंपोजिशन मतलब किस चीज से बना हुआ है,
स्ट्रक्चर कैसा है, कोई एटम है वो कैसा दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइस है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगी, उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमेशा उसी टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होगी अगर वो मिक्सचर उसमें हम नहीं डाला है कुछ तो, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ मैटर, पानी है, पानी में नमक डाल दिया तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, पानी में चूना डाल दिया तो हीट निकलती है ना। अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं सबके। ये सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटम से शुरुआत करते हैं। एटम जो शब्द है वो आया हुआ है एटोमोस से। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको हम बांट नहीं सकते। ये डेफिनेशन जब सबसे पहले महर्षि कणादि ने शुरू करा था तो उन्होंने सोचा था, एक सोने का सिल्ली ली उन्होंने और उन्हें काटते गए। बहुत पहले की बात है, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उससे करीब 2500 साल पहले की बात है। उन्होंने एक सोने का वो लिया और उसे काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए। एक समय ऐसा आ गया जब वो उसे काटने में असफल थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है उसको मैं आज से कण बोलूंगा। वहां से एक तरीके से एक आइडिया ऑफ एटम स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस आइडिया ऑफ एटम यानी परमाणु, उस आइडिया ऑफ एटम से आगे बढ़े हम। तो फिर आज मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है एटम की? मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सिर्फ इतना कह के काफी नहीं होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब मैटर की सबसे छोटी वो यूनिट जिसमें उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अब इससे क्या मतलब है, अगर मैं सोना, एक सोने का टुकड़ा लेता हूँ, 10 ग्राम का टुकड़ा लेता हूँ और सोने का एक एटम लेता हूँ, तो उस एटम में भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो सोने में होंगी, ठीक है। जैसे सोने का कलर होता है वैसे ही कलर होगा उसका, जैसे सोने का मेल्टिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होगा। जहां पर को सोने को पीट के हम शीट बना सकते हैं तो उससे भी बनेगी, ठीक है। अगर लेकिन एटम को तोड़ दूंगा, एटम को, ऐसा नहीं है कि एटम के नीचे कुछ नहीं, एटम के नीचे है, पर वो अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज लूज कर देगा। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, है ना। इलेक्ट्रॉन तो वेव प्रॉपर्टी दिखाता है, वो तो एकदम ही अलग होता है। तो कुल मिला के एटम एक ऐसी चीज है जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। हर एटम उसी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि अलग अलग नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग एटम दिखाते हैं। उसी के बेसिस पे हमने एक एटम को डिफाइन किया और उसी से हमने एलिमेंट बनाना स्टार्ट किया और उसी से पीरियोडिक टेबल हमने बनाई है। पीरियोडिक टेबल हमारी बनती है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे करके बनता है। अभी मॉलिक्यूल का बेसिक समझ जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक से ज्यादा एटम, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है तो हाइड्रोजन से समझते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। अगर इन दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, वो भी हम सीखेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसको एकदम डिटेल में देखेंगे कितने प्रकार का केमिकल बॉन्ड होते हैं और कैसे कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में कोई एटम आता है तो फॉर्म होते हैं, वो सब भी देखेंगे। केमिकल बॉन्ड अभी आप समझ जाइए कि एक चीज होती है केमिकल बॉन्ड, बस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर 2 एटम किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। O2 जैसे ऑक्सीजन होता है, O जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो O ना O2 के फॉर्म में रहता है, H H2 के फॉर्म में रहता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 सेम एटम ही हमेशा कंबाइन हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम पानी को जानते हैं H2O होता है, अमोनिया होता है NH3 होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एटॉमिसिटी पे। एटॉमिसिटी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा आसान सा टॉपिक है। एटॉमिसिटी बताता है टोटल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट मैंने बोला तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इससे मेरे को बस एटॉमिसिटी का पता चल रहा है। एटॉमिसिटी किसकी? वो एटॉमिसिटी क्या हाइड्रोजन की है, क्या सल्फर की है, या ऑक्सीजन की है, या H2SO4 की है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे एटॉमिसिटी पूछी होगी, आप H2SO4 की एटॉमिसिटी लिखाओगे साथ, गलत हो सकता है आंसर। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि H2SO4 की पूछी हो, आपके सामने H2SO4 लिखा होगा, आपसे पूछी होगी एटॉमिसिटी H की, है ना, तो उसमें आप कर देते हैं गलती। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको पूरी कराऊंगा मैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कोई
ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और कैसे क्या होता है ना। तो सबसे पहले H2SO4 से समझते हैं। H2SO4 का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। बीच में होता है सल्फर, चारों तरफ होती है ऑक्सीजन, ये होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये भी नहीं है, एग्जैक्ट हम बाद में सीखेंगे, पर कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये है H2SO4। कैसे हुआ H2SO4? 2 H है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। क्या बन गया? क्या बन गया? H2। जी सही है। क्या बन गया? अच्छा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्या बन गया? H, ये 2 है। अरे यार, जी पीपीटी से देख लेते हैं। देखिए वो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको H2SO4 का। तो H2SO4 हमने कैसे लिखा? 2 H के एटम है, H2, एक S का है, S, 4 O के हैं, O4। समझ गए? H2SO4। अब इसमें एटॉमिसिटी क्या होगी? एटॉमिसिटी क्या होगी? एटॉमिसिटी होगी कि H2SO4 में टोटल एटम्स कितने, किसी भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। बहुत आसान है, ठीक है, हिंदी में से परमाणुकता बोलते हैं। अब टोटल एटॉमिसिटी लिखी हुई है, ध्यान में, टोटल एटॉमिसिटी लिखी हुई है 7। क्यों? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। अगर मैं इसी में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी पूछ लूँ तो वो 2 होगी, अगर मैं इसमें सल्फर की पूछ लूँ तो 1 होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मैंने क्या बताया था? एक से ज्यादा एटम केमिकल बॉन्ड्स अगर जुड़ जाएं तो उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैसे तो काफी सारे पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से मॉलिक्यूल्स को काफी तरीके से बांटा जा सकता है, पर हम अब जो पढ़ रहे हैं वो होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक है। इसको किस बेस पर डिवाइड किया हुआ है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम है वो कौन कौन से एलिमेंट्स के हैं। अगर वो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, जैसे H2O में हम देखते हैं कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन आ गया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया, अगर वो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं तो उसे हम बोल देंगे हेटेरो एटॉमिक, और अगर वो सेम एलिमेंट के हैं तो बोल देंगे होमो एटॉमिक, समपरमाणुक। ठीक है, होमो एटॉमिक। जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ, उतने क्लियर नहीं आ रहे पर फिर भी यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, S8 का लिखा हुआ है, एक P4 का लिखा हुआ है, सल्फर के 8 एटम्स हैं। अब वो कैसे बनेंगे उसका स्ट्रक्चर आप अभी फिलहाल नहीं सोचिए। P4 का है, O3 का है, ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन आया है, सिर्फ सल्फर आया है, सिर्फ फॉस्फोरस आया है। अगर हम हेटेरोएटॉमिक में देखेंगे तो हेटेरोएटॉमिक में देखिए SO2, हेटेरोएटॉमिक में पहला क्या आ रहा है? SO2 आ रहा है। ठीक है, SO2 में क्या है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, तो हेटेरोएटॉमिक हो गया क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम है। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक और होमो एटॉमिक हमने कर दिया। अब ये जितने भी ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको लग रहा होगा कि इसको हम स्किप कर सकते हैं, पर इसको स्किप मत करना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होगा, उसमें छोटा सा लिख देंगे कि होमो एटॉमिक है, और वो होमो एटॉमिक देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसे पूछ लेंगे कि एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है उसमें, और वो होमो एटॉमिक कंपाउंड है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, और उसमें टोटल मास दे देंगे, मोल दे देंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। उसमें अगर आपको होमो एटॉमिक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे उससे अच्छा क्या है कि हम बेसिक्स को शुरू से सबका सब कंप्लीट करके जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बेसिक्स ऑफ एटम देखेंगे हम, परमाणु के आधार, बेसिक्स ऑफ एटम। जो एटम है वो आखिर दिखता कैसा है, मोटा मोटा देख लेते हैं। असल में तो हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो एटम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, वो भी किसी एक हम एग्जैक्ट पोजीशन हम उनकी बता नहीं सकते, हम बोल देते हैं कि इस एरिया में नहीं पाए जाते होंगे, पर हम बेसिक बेसिक मोटा मोटा देख लेते हैं कि अगर एटम है तो उसमें होता क्या क्या है और कैसे होता है। ठीक है, मोटा थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर कैसा होगा। ठीक है, मान लेते हैं मान लेते हैं सेंटर में हमने न्यूक्लियस बना दिया और ऊपर आसपास हमने इसका जोन बना दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ कि क्या मैंने बनाया हुआ है और क्यों यहाँ पर को प्लस लिखा हुआ है और ये ऐसा सा बनाया हुआ है। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा का सारा मोस्टली जो स्पेस है वो खाली होता है। ठीक है, हम इसको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि ये किसने डिड्यूस किया था, ये वाली थ्योरम किसकी थी और क्यों ऐसा उसने कहा, कौन सा एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ उसने निकाली थी, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। पर फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जो एटम होता है वो मतलब मोटा मोटा ऐसा दिखता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है प्रोटॉन्स, और दूसरी होती है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी ये प्लस और जीरो क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझाऊंगा। और बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे को भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है। तो सेंटर में हमने बोला कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और साइड में इलेक्ट्रॉन है और उसमें हमने कुछ प्लस माइनस सा बना दिया। अब हमें जानना ये है कि पहले भी मैंने बोला था कि तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं। फंडामेंटल का मतलब ये है कि कोई भी एटम है दुनिया का उसमें यही चीज़ें दिखेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे सिलेबस में तो यही है, बाकी कुछ है तो IIT एडवांस वाले पढ़े, हमें क्या मतलब है ना। तो मोटा मोटा हमने एटम समझ लिया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उनका अरेंजमेंट है। अच्छा, इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो इसमें प्लस और जीरो और माइनस का क्या मतलब है। जो चार्ज होता है ना, प्रोटॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसे चार्ज बोलते हैं। जैसे हम मास किसे बोलते हैं, मास उसे बोलते हैं जिसमें जो एक स्पेस को घेर लेता है और जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। अगर मास है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें ग्रेविटी होगी, हमेशा होगी और हमेशा होगी। अगर किसी में मास नहीं है, अगर कोई मास है और उसमें ग्रेविटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसमें चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा चार्ज होता है, तो अगर किसी चीज़ में चार्ज है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सेम चार्ज, दो ही तरीके के चार्ज होते हैं, हम इसे 1 2 भी बोल सकते हैं, हम प्लस माइनस बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान होता है। दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, प्लस एक माइनस। अब अगर कोई चार्ज है तो उसमें माइनस है या प्लस है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो अपोजिट चार्ज हो जाएगा, यानी अगर माइनस है तो माइनस का अपोजिट प्लस, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपल करेंगे। यही चीज़ होती है चार्ज। चार्ज असल में उसको देखते हैं कि होता क्या है, मतलब एकदम इसकी जड़ में जाके देखते हैं। जड़ में जाके अगर हम देखें तो चार्ज कुछ नहीं होता है। जब हम बचपन में ऐसे सर में ऐसे स्केल खींचते थे और नीचे से कागज खींचते थे, है ना। चार्ज हम सोचते हैं कि कुछ बिजली से दौड़ रही होगी, कुछ इलेक्ट्रिक से ऐसे स्पार्क से हमारे दिमाग में आते हैं, पर असल में चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ज में क्या होता है, वही जो चिपकने वाला प्रॉपर्टी होती है ना अपोजिट की, और सेम की दूर जाने वाली प्रॉपर्टी, वो होता है चार्ज। आज हम इसे ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। हम अपने दिमाग में आंखें बंद करेंगे अगर, तो हमारे दिमाग में चार्ज क्या आएगा, सोचते हैं थोड़ा सा। हमारे दिमाग में वो जो स्पार्क वगैरह आ रहा था उसको हटा देते हैं। अब हमारे दिमाग में जब भी हम चार्ज को सोचेंगे तो क्या आएगा, एक कागज़ आएगा, एक स्केल आएगी, स्केल को खींचेंगे, कुछ होगा उसमें और उसके बाद वो उसको खींचने लग जाएगा, कागज़ों को स्केल खींचने लगेगी। क्योंकि फंडामेंटली चार्ज यही होता है। चार्ज की डेफिनेशन यही है कि सेम चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। फंडामेंटली चार्ज का मतलब यही है सर, एक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। और दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। अभी
इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी लिख दिया मैंने जीरो, क्योंकि ये चार्ज नहीं होता, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जैसे मैं हूँ, मेरे में कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, अभी मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हूँ, वैसे ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा चार्ज समझ में आ रहा है, पर बहुत अच्छे से नहीं आया समझ में, बहुत अच्छे से भी समझेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, और फिजिक्स में आप चार्ज को बहुत जड़ से देखेंगे कि आखिर होता क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इतना समझ जाते हैं कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, उनमें से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस नाम की चीज़ में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास घूम रहे होते हैं, और उनकी हम पोजीशन सर्टेन नहीं होती है, वो चीज़ें भी हम बाद में देख लेंगे। अभी आप इतना याद करिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आसपास इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एटम का। हम बाद में देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने स्टेबल कैसे है अंदर अंदर, और बाकी सब चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे। आप उन सब चीज़ों की टेंशन अभी मत लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो हमने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमने बोला था, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, फिर वो क्या चीज़ लिखी हुई है जेड एक्स ए, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अब हम बोल रहे हैं पार्टिकल है, हम बोल रहे प्रोटॉन पार्टिकल है, हम बोल रहे न्यूट्रॉन पार्टिकल है। पार्टिकल है मतलब कुछ मास होगा इसमें, तो इसका मास देख लेते हैं कि कितना होता है, इसको हम इधर पे को लिख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से इधर पे को लिख लेते हैं, एक बढ़िया टेबल बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर पे को लिख देते हैं पार्टिकल, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही सही। अभी हम लिख लेते हैं पार्टिकल, इधर लिख लेते हैं मास, कि उसका मास कितना होता है, ये चीज़ हम बोल देंगे। इधर लिख लेते हैं चार्ज। फिलहाल हम यही चीज़ें, तीन चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़। इधर मैंने बोला कि पार्टिकल सिर्फ तीन है, पहला प्रोटॉन, ऐसे लिखूंगा मैं प्रोटॉन को, दूसरा न्यूट्रॉन, ऐसे लिखूंगा मैं न्यूट्रॉन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, इसमें आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसमें से भी आपने सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है, अभी बताता हूँ कैसे। प्रोटॉन का मान लिखते हैं, ऑब्वियसली अगर इतना छोटा पार्टिकल है, एटम फॉर्म कर रहा है, तो उसका जो वेट होगा वो बहुत कम होगा। तो ये 10⁻27 में है, इसका मतलब 1 के आगे, 1 के इस साइड में पहले हम 26 जीरो लगाएंगे, फिर बिंदु लगाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे। इसका मतलब बहुत छोटा ये जो है चीज़ है। ठीक है, बहुत कम मास है इसका। और न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मतलब बराबर होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं कि ये बराबर मास है। ठीक है, सेम। पर कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका एग्जैक्ट सेम मास नहीं होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, बहुत बहुत ही कम फर्क होता है इनमें। वैसे ही इतने छोटे छोटे मास है तो थोड़ा थोड़ा फर्क भी मैटर करता है, लेकिन हम इनको बराबर ही मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, अच्छा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सिमिलर मासेस हम मान सकते हैं, सेम मासेस गलत हो जाए। इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इनसे बहुत ज्यादा छोटा होता है, कितना छोटा होता है वही बताऊंगा, पहले उसका मास लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास लिख लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31। ये चीजें आपने याद करनी पड़ेगी। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास आपके लिए याद करने के लिए जरूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चार्ज भी देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के मास में ना एक रिलेशन होता है, इसका मास बहुत छोटा है, इसका मास बहुत बड़ा है आपस में। अब कितना बड़ा है उस चीज को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि उससे ना आपके न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन अगर मैं करूँ, दोनों को डिवाइड करूँ, तो ये आता है 183. अब ये अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की, आप याद कर लो 1840. अब कभी भी न्यूमेरिकल में अगर ये चीज़ आपने करनी पड़ रही है तो सीधे वो लिख देना, ठीक है। और इसको याद भी कर लो क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये अपॉन ये बराबर पता नहीं, और आपके सामने ऑप्शन होंगे, बच्चे कैलकुलेट करने लग जाएंगे, आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर लोगे, ठीक है। नीट समय का खेल है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है, तो उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है। आपके बैक ऑफ द हेड में ज़्यादातर क्वेश्चन याद ही होने चाहिए। अगर 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो उसमें से 150 क्वेश्चन आपके किए हुए, मतलब 180 नंबर का आ रहा है तो 150 नंबर का आपने किया हुआ होना चाहिए, तभी वो फटाफट होगा, ठीक है। चलिए हमने क्या देखा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो देख लिया, प्रोटॉन का मास देख लिया और इलेक्ट्रॉन का मास देख लिया। अब इनका चार्ज देखते हैं। ये तो चार्ज है नहीं, न्यूट्रॉन मैंने बताया कि कोई चार्ज नहीं है इसमें, तो इसमें कोई चार्ज होगा नहीं। अच्छा, इन दोनों में सेम चार्ज होता है, जितना चार्ज इसमें होता है उतने इसमें नेगेटिव का होता है, ठीक है। तो उसको भी याद कर लेते हैं। चार्ज की एक यूनिट होती है, उसमें हम इसको याद करेंगे। तो चार्ज की ऐसा ही यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। कूलाम में हम इसे देख लेते हैं, -19 कूलाम। और एक फैक्ट कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा छोटा चार्ज है। तो इसी को हम +1 चार्ज बोल देते हैं, इसी को हम -1 चार्ज बोल देते हैं, -1 चार्ज बोल देते हैं। अब कैसे +1 -1, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, कैल्शियम ++ लिखते हैं, तो हम इसी चार्ज की बात कर रहे हैं। 2 प्लस लगा दिए तो 2 इंटू ये चार्ज। अगर हम सोडियम प्लस लिख रहे हैं तो इसका मतलब सोडियम प्लस आयन में कितना चार्ज है, ठीक है। चलिए अब आपने क्या क्या करना है, इस चीज को याद कर लेना, इस चीज को याद कर लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है, इसमें 1.6 है, इसमें 1.6 है, इसमें 9.1, ठीक है। चलिए ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी। हम बोल रहे थे कि बेसिक्स ऑफ एटम, उसमें एटम किस किस चीज़ से बना हुआ है, उसके हमने फंडामेंटल पार्टिकल देखे और फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देख ली कि उसमें मास है और चार्ज है, और जो मास है वो हमने याद कर लिया और जो चार्ज है वो हमने याद कर लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये अजीब सा x z a, इसको भी समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से देखा होगा आपने, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझते हैं इससे पहले। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने बोला कि एटम में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में हम क्या करते हैं ना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है, जिसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो पीरियोडिक टेबल में उसको पहला नंबर दे देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 10 है तो उसको पीरियोडिक टेबल में 10वां नंबर दे देंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक और नाम दे दिया एटॉमिक नंबर, बस इतना ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें उसका मतलब 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमने एक नया शब्द सीखा अभी, उसका मतलब है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल बना दी थी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में हम एटॉमिक नंबर से नहीं करा था, पीरियोडिक टेबल जब हमने शुरू करी थी तो हमने मास नंबर से स्टार्ट किया था, पर उससे ना उनमें पीरियोडिसिटी नहीं आ रही। पीरियोडिसिटी मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ रहे थे और उसको फिर से वापस नीचे, उसके नीचे कुछ हम प्लेस करना चाह रहे थे, तो मास की बेसिस पे वो अच्छे से सेट नहीं हो रहे थे। पर जब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे किया तो बढ़िया तरीके से हो गए, तो हमने इसलिए उसको एटॉमिक नंबर नाम दे दिया, और ये हमारा पीरियोडिक टेबल का काफी कुछ सॉल्व हो गया उससे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देख लिया। अब मास नंबर क्या है, मास नंबर 2 चीजें लिखी हुई है, मास और नंबर। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। मास नंबर, इसमें मैं भी कंफ्यूज रहता था। आपने मास में ध्यान नहीं देना, आपने नंबर में ध्यान देना है। मास नंबर का मतलब क्या है, ये एक नंबर है, ठीक है, ये मास नहीं है। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, यानी कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम जोड़ देंगे किसी एक एटम के, तो हमें उसका मास नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे शुरू करते हैं, चलो हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, नहीं हीलियम से शुरू करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का थोड़ा स्पेशल केस है। हीलियम से शुरू करते हैं। हीलियम में क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर अभी बताया, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इससे अभी मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि एटॉमिक नंबर 2 होता है, उससे आपने नई इन्फॉर्मेशन निकाल दी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से दे देता हूँ कि उसमें ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। हीलियम की सबसे ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होते हैं। अच्छा, दोनों 2 होते हैं, तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा। मास नंबर हम ऐसे लिख लेते हैं, मास नंबर बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा, मास नंबर 4 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर हमें पता है, एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था हीलियम का 2 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चल गया, मास नंबर पता चल गया। अब आते हैं उस चीज पे जो हमें थोड़ी सी अजीब सी दिख रही थी, ये चीज, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम यहाँ पर कोई एलिमेंट का सिंबल ले लेते हैं, ये चीज हमने ऐसे लिखी ना एक्स जेड ए, तो इसमें ये क्या है, ये सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल है, सिंबल है। ठीक है, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाऊंगा। एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, मास नंबर है। हमने एटॉमिक नंबर समझ लिया, हमने मास नंबर समझ लिया, अब हम वाली रिप्रेजेंटेशन भी आराम से समझ जाएंगे कि अगर हम किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, चलिए हीलियम के लिए बनाते हैं, हीलियम के लिए बनाते हैं, हीलियम से शुरू करते हैं। ये हीलियम है, हीलियम का हमने एटॉमिक नंबर बोला 2, यहाँ जाएगा 2, हीलियम का हमने मास नंबर बोला 4, तो यहाँ जाएगा 4। बस वो अजीब सा दिखने वाली चीज़ अब हमें समझ में आ गई है कि हमने रिप्रेजेंटेशन करी हुई है, बस उसमें हमने किसी भी एलिमेंट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका मास नंबर कितना होगा। क्या हमें इसमें पता चल रहा है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, सिर्फ इतना देख के क्या हमें पता चल रहा है, सिर्फ इतना सामान देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, बिल्कुल पता चल रहा है। कैसे, हमने बोला जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये लिखे हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं, मास नंबर ये लिखा हुआ। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के मास नंबर आता है, तो मास नंबर में अगर हम प्रोटॉन घटा देंगे तो बचे हुए न्यूट्रॉन ही तो होंगे। तो अगर हम ये माइनस ये करते हैं, ये एक शॉर्टकट हो जाएगा, एक शॉर्टकट हो जाएगा, ये माइनस ये करते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर बता देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, शब्दों का खेल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना जरूरी है, न्यूट्रॉन लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन लिख के नहीं होगा, आधा अधूरा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, ये माइनस ये रहेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। तो हम सिर्फ इतनी सी चीज से उसमें कितना उसका एटॉमिक नंबर है, उसका कितने प्रोटॉन है, उसमें उसका मास नंबर कितना है और उसका न्यूट्रॉन कितने हैं, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, और उसका सिंबल क्या है ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हम समझ गए, ये चीज हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये भी हमने समझा दिया। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये वाली जो मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली चीज, ये रेशियो भी याद रखना पड़ता है, ये रेशियो भी याद रख लीजिए, आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी दिक्कत है। ये ठीक है, एक ये चीज आगे देखिए। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह आते हैं। ये चीज मैंने बताई थी आपको, ये P/Q है नीट का। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज, बताया था मैंने।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैंने बोला था न्यूक्लियस में रहने वाले लोग हैं, और न्यूक्लियस के निवासियों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब मीजॉन्स क्या होते हैं? मीजॉन्स को हमने नहीं जानना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन्स को हमने नहीं जानना है, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स हम जान लेंगे आगे बढ़ते बढ़ते कि क्या होते हैं, और न्यूक्लियस हमें पता होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन भी थोड़े बहुत मैंने समझा दिया। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे का भी लग रहा है, मतलब अभी जितना पढ़ा है उसके बाहर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एटम किस में प्रेजेंट होंगे? 1 ग्राम मैग्नीशियम में, 1 ग्राम ऑक्सीजन में, 1 ग्राम लिथियम में, या फिर 1 ग्राम सिल्वर में? देखते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत ये मैंने टेक्निक्स लगाई हुई जो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, हम आगे समझा देंगे तो वो भी कर लेगा सॉल्व। ठीक है, अच्छा यहाँ दिख भी रहा है आंसर, थोड़ा सा दिख गया, कोई बात नहीं। ये देखते हैं कि हमने लिथियम कैसे करा। ठीक है, एक हमने बोला कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज़्यादा होंगे? नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज़्यादा होंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा मोल होंगे उतने ज़्यादा एटम होंगे। अब 1 ग्राम सोने में ज़्यादा मोल होंगे या फिर 1 ग्राम लिथियम में ज़्यादा मोल होंगे, हम इससे पता लगा सकते हैं कि उसका एक एटम कितना भारी है। अब क्योंकि लिथियम का इन सब में से सबसे हल्का एटम होता है, लिथियम का सबसे हल्का एटम होता है, तो इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे। देखते हैं एन एन होता है गिवन मास, सॉरी गिवन मास एम लिख लेते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम लिख लेते हैं। ठीक है, ये अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो। गिवन मास अपन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब गिवन मास सबका 1 ग्राम है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं Ag के, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं लिथियम के, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं O2 के और मैग्नीशियम के। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं O2 के और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं मैग्नीशियम के। अब किसी को मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है सिल्वर का, तो क्या वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता? ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। आपको ये तो पता होगा कि सिल्वर कहीं दूर आता है पीरियोडिक टेबल में, है ना? ये नंबर 3 है, ये नंबर 8 है, ये नंबर 12 है, ये तो बहुत दूर है इनसे, दूर का इतना हमें पता है। चलिए, तो हमें पता है कि मोलर मास जो होगा इनका, इसका जो मोलर मास होगा वो इन सबसे ज़्यादा ही होगा। अब मोलर मास सब में 1/1/1, ये 1 क्या है? ग्राम है, गिवन मास है। ठीक है, गिवन मास, और सबका मोलर मास देख लेते हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि मोलर मास जो है ना वो नीचे लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में जो चीज़ नीचे लिखी होती है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतना बड़ा नंबर होता है। अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूँ तो ये नंबर जो बड़ा वाला नंबर है ये छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको 0.1 कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा। तो क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा नंबर छोटा होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा छोटा आ रहा है। लिथियम का होता है मास 7, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप याद कर लीजिए। और इसका जितना भी होगा इन सबसे ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अभी आपको याद नहीं है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में तो सबके याद कराएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये है सिल्वर, लिथियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, 24, 16, 7। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर है और नीचे है, तो जो n है वो सबसे छोटा आ रहा है इसका। ठीक है, सबसे छोटा आ रहा है मतलब है, और इसका सबसे बड़ा आ रहा है, ये भी पता चल गया क्योंकि इसका सबसे छोटा नंबर है नीचे। अब इसका n सबसे बड़ा आ रहा है, मैंने क्या बोला कि n है नंबर ऑफ मोल्स।
अब नंबर ऑफ मोल जिसके ज़्यादा होंगे उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसके लिथियम के एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है, तो जितने इसके मोल होंगे उतने इसके एटम होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में जितने मोल होंगे उसके 2 गुना ज़्यादा एटम होंगे, क्योंकि ये O2 है, ये O नहीं लिखा हुआ है, ये O2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए O2 लिखा हुआ है, O2 यानी मॉलिक्यूल है O2 का। O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, तो O2 के एक मोल में 2 × N है, ये जो N, ये N है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी गलत हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, इसके जितने एटम है उतने, इसमें जितने एटम है उसके 2 गुना ज़्यादा, इसमें भी जितने एटम है उतने, इसमें भी N एटम होंगे, N ही एटम होंगे, ठीक है। अब इसमें N एटम है, इसमें N एटम है, इसमें भी N एटम, इसको बोल देते हैं NLi, इसको बोल देते हैं NO2, इसको बोल देते हैं NMg। हाँ, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.7 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.16 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.22 है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसके आ रहे हैं, और इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतने ही इसके एटम होते हैं। तो इसके एटम कितने हो गए, NLi, सॉरी क्या कर रहा हूँ, NLi हो गया, इसके हो गए NLi, और NLi हमें पता है कि NO2 से ज़्यादा है, और इसके जितने हो गए 2NO2। अब देख लेते हैं इन दोनों में से क्या बढ़ेगी, तो हमें पता चलेगा ये बहुत छोटा है, ठीक है। NLi कितना है, 1.7, और 2NO2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ NO2 कितना है, 1/16। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ये होगा, अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ गलत कर दी मैंने। क्या गलत कर दिया कि ये O2 लिखा हुआ है और मैंने O का मास लिख दिया है नीचे। O2 लिखा हुआ है तो O का मॉलिक्यूलर मास आएगा, मोलर मास नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर में ही मोलर मास आएगा, पर जो O2 मॉलिक्यूल का होगा वो लिख देंगे, मैंने O का लिख दिया। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 2NO2, तो ये हो जाएगा 2 × 32, 2 × 32, और ये आ जाएगा, अच्छा ये इक्वल टू लिख दिया, ये कंपेयर करेंगे, इसमें हम ग्रेटर देन या फिर इसका ये बराबर आ गया 1.16, ये आ गया 1.16, ये आ गया 1.7। अब इसको हम देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसका अगर ये बड़ा है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ये हमने बना दिया। अगर ये बड़ा है तो इसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल था, ये अगर आपको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब हम मोल पढ़ेंगे तभी आपको आ जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए था जिन्होंने ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई। आगे बढ़ते हैं, एक PYQ है, हाँ ये अच्छा PYQ है, अभी ये JEE मेंस का है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 13Al3-, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्लियर नहीं रहा है, Al 13 3+, और मैंने माइनस कर दिया था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और कितने बस ये निकालना, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन नहीं निकालने, पर प्रोटॉन तो हमें पता है कि हमें निकालना ही नहीं, दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि Al3+ है, Al3+ का मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, ठीक है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए, तो इसका मतलब है कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उससे 3 इलेक्ट्रॉन कम है। प्रोटॉन कितने हैं 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, तो ये ऑप्शन हम काट देंगे, ये ऑप्शन हम काट देंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, Al3+ का ना, आपको न्यूट्रॉन जानने के लिए आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो हम न्यूट्रॉन्स को निकालोगे। ये होती है 27, ठीक है। आज आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद आप का होमवर्क ये है कि आपने 1 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर
उनका सिंबल और उनका एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है। तो इसका ये 17 होता है, और अगर 17 होता है तो हमने बोला था ये शॉर्टकट बताया था ना, इधर से इसको माइनस करेंगे 14 आ जाएगा न्यूट्रॉन। ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन, ठीक है। मैं दोबारा देखते क्या किया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन पूछा था हमने, प्रोटॉन इस इंफॉर्मेशन से निकाल दिया। ये 13 लिखा हुआ है तो प्रोटॉन 13 हो गया। अगर ये 13 लिखा हुआ है तो प्रोटॉन 13 हो गया, और उसमें हमने 3 प्लस लिखा हुआ है तो जितने प्रोटॉन है उससे 3 कम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें 10 पता चल गया। और उसके बाद हमने न्यूट्रॉन उसके मास नंबर से निकाला जो कि होगा 14, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब इसके लिए आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इसको भी हम बाद में करेंगे। अच्छा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको लिखा हुआ है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें दे दिया है, सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें दे दिया है, कितना है 16 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें दे दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें दे दिया 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर दे दिया तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन में पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं हो सकते, बराबर की जरूरी है, ठीक है। और ऑक्सीजन का भी पता चल गया, प्रोटॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उसको निकाल देते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसका 16 है, और इसके 2 है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम में अगर 8 होंगे तो 2 एटम में 16 होंगे, और 16 इसमें हो जाएंगे, 16 16 जोड़ देंगे 32 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। एक तरीके से हम देखें तो हमने इसकी एटॉमिसिटी भी निकाल दिया SO2 की। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, है ना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। लेकिन इसमें क्या होगा, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी इसमें 3 होगी, एटॉमिसिटी इसमें होगी 3, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अच्छा इसको देखते हैं जरा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होती है एटॉमिसिटी, SO2 मैंने बनाया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बोले इसमें 32, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बोले 32, और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हमने कैसे निकाला, एक एटम सल्फर का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। ये देखिए फर्क है, अगर मैं बोलता नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ SO2 तो अलग होता, क्वेश्चन अलग होता। हमें अगर एटॉमिसिटी पूछी है तो हमने उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में उसमें कितने, उस फॉर्मूला में कितने एटम है ये बताना है। तो ये तो 3 होंगे ना, एक सल्फर का है, 2 ऑक्सीजन के, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर 1 ग्राम में पूछ दिया या 1 मोल में पूछ दिया तो वो एटॉमिसिटी मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये हमने आज का क्या सीखा, देखते हैं आज का क्या सीखा। एटॉमिसिटी के बारे में देखा, एटॉमिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक्स देखे, एटॉमिक नंबर समझा, मास नंबर समझा, और हमने ये रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक हमने सीखा, समपरमाणु, और क्या लिखा हुआ है ये देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमने एक बेसिस पे देख लिया। उसके बाद हमने एटॉमिसिटी समझी, H2SO4 से हमने समझा था, और एटम्स की डेफिनेशन देखी, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखी, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन जब हम मोल कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये सब चीज़ें देखी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो हम इससे इसके बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसका सिंबल, ये सब चीज़ें हम इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या सीखा था, ये चीज़ हमने देखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, 1837 होता है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या देखा, हाँ एक ये टेबल आपने जरूर याद कर लेनी है कि चार्ज कितना होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और इन तीनों का मास कितना होता है, ठीक है। इन दोनों का मास सिमिलर होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये भी चीज़ याद रखना, और इलेक्ट्रॉन का मास उससे कितना कम होता है ये भी हमने देखा, ठीक है। तो आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। होमवर्क आज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपने नहीं किया तो आपके काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाएंगी अपने लेक्चर से। होमवर्क है कि आपने पहले 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करके लाना है, ठीक है। ये ज़रूर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन मैंने पढ़ाए थे, थोड़े थोड़े
पॉलीएटॉमिक आयंस के आपने समझने पड़ेंगे, जैसे SO4 क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम जैसे जैसे सीखते रहेंगे केमिस्ट्री, ये सब आते रहेंगे तो मैं बताते रहूँगा, ठीक है। हाँ, आपको प्रैक्टिस शीट्स अगर मिलेंगी तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। DPP अगर आपको दी जाएगी तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें DPP की जरूरत है। अगले जो हम लेक्चर अटेंड करेंगे उसमें हम शुरुआत में इसके 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे ही आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। थैंक यू।